अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो एक और जो है वो हम साल के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग है, ठीक है सर। 2019 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के जो है वो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा सर, इससे पहले जो है वो हमने बाकी 2025 से शुरू किया था। 2025, 24, 23, 22, ठीक है सर, इन सब के जो है वो पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आप ये डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको रिकमेंडेड ये 2025 का पहले देखिएगा, 24 का, 23 का, फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है सर। उसका रीज़न ये है कि भाई 2025 में मैंने सारी चीज़ों को एक एक एमसीक्यूज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया। फिर 2024 में कुछ एमसीक्यू 2025 वाले रिपीट हो रहे थे तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया था उसी तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन 2024 में जो न्यू एमसीक्यूज थे उसको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था। फिर इसी तरीके 2023 में आए तो बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे। तो जो रिपीट हो रहे हैं बार बार उसको बार बार डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता, लेकिन वो जो बिल्कुल वो जीरो से लेके जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो वाली नहीं दी, ठीक है सर। तो रिकमेंडेड है आप वही पहले देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे आइएगा। सर यहाँ पे भी 20 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं, ठीक है सर। सबसे पहले पहला पढ़ते हैं कि कहता है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मर्चेंडाइज। कह रहे कौन सी जो है ना चीज मर्चेंडाइज नहीं है। तो सर मर्चेंडाइज फॉर स्टेशनरी शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि भाई एग्जामिनर आपको वो बिजनेस का नेचर बता दे तो वहां से पता चल जाता है हमारे पास कि हमारे पास वो मर्चेंडाइजेस क्या है, ठीक है। मर्चेंडाइज का मतलब जिसका आप कारोबार करते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे स्टेशनरी शॉप है तो मर्चेंडाइजेस मेरे लिए क्या होंगी, मेरे पास पेन, पेंसिल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नोटबुक, ये मर्चेंडाइज, स्टेपलर भी, और फाउंटेन पेन, ठीक है, ये भी आपका मर्चेंडाइज। लेकिन बाइसिकल्स, ठीक है सर, बाइसिकल्स तो आपका काम ही नहीं है। जो जिस चीज का काम नहीं होता ना आपका, वो आपकी मर्चेंडाइजेस नहीं होती, ठीक है सर। फिर दूसरी बात है, कहता है कैपिटल अकाउंट विल बी इफेक्टेड बाय। अब कैपिटल अकाउंट किससे इफेक्ट होगी मुझे बताओ भाई। सर ड्राइंग्स अगर हम करेंगे तो ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है, तो उस पर तो इफेक्ट आ रहा है। नेट लॉस से ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है सर। तो इस पे भी इफेक्ट आ रहा है। ड्राइंग नेट लॉस से भी इफेक्ट आएगा, ड्राइंग से भी इफेक्ट आएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन बिजनेस शुरू हुआ, मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, फिर कुछ महीने गुजरने के बाद मैंने 100 रुपए की और इन्वेस्टमेंट की। तो जब मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा फिर मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, तो इससे तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, तो मतलब इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। लेकिन नो इफेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल इसमें जीरो इफेक्ट, मतलब जीरो इफेक्ट आ रहा हो, कोई भी इफेक्ट ना इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो। तो कहते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर से हमारा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब कैसे सर वो भी देख लेते हैं। देखो सर, सर हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये क्या है, ये एसिड है, और ये क्या है, ये भी एक एसिड है। तो एसिड एसिड से कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। ये चीज़ मैंने 2025 का एमसीक्यू, सॉरी 2025 के पास पेपर का मैंने सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, वहां पे एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ये चीज़ उसने पूछी है, वहां पे एग्जैक्ट ये चीज़ कि मुझे एंट्री बना के दो, तो वहां पे एंट्री हमने इसी तरीके से बनाई थी, ठीक है सर। नो इफेक्ट का मतलब कि भाई एक, अच्छा ये याद रखना, एक एसिड आ रहा है और एक एसिड जा रहा है ना आपका, तो कोई जीरो इम्पैक्ट होता है उसका। तीसरे पे कहता है दिस डू नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में क्या चीज़ अपेयर नहीं होती। डायरेक्ट डिपॉजिट सर हमारा बैंक स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दी तो बैंक अपने पास रिकॉर्ड करता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, भाई डिपॉजिट किए हमने पैसे, उस पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, वो भी रिकॉर्ड करता है बैंक। बैंक चार्जेस सर ये भी रिकॉर्ड होते हैं। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब है कि भाई अभी चेक डिपॉजिट नहीं हुआ बैंक में, अभी वो रास्ते में, अभी बंदा लेके जा रहा है। तो सर वो जब रास्ते में है तो बैंक किससे रिकॉर्ड कर, ख्वाब देख लिया कि बैंक ने, ये बैंक को पता भी हो कि बंदा आ रहा है फिर भी वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो उसके पास चेक हाथ में नहीं आएगा वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। फिर कहता है सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल, ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज, ठीक है सर। अच्छा फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांसलेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज जर्नलाइजिंग, ये भी रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट होता हुआ आ रहा है ये हमारे पास। फिर सर और नीचे आते हैं, कहता है चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक। अब पिछले साल उसने इसको इसी तरीके से पूछा था कि अनक्लियर्ड, सॉरी क्या कहते हैं, चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक। चेक इशू कर दिया बैंक ने, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्या कहते हैं, चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट पेड बाय द बैंक, ठीक है सर। देखो सर, अब यहाँ पे ना सिनेरियो ये होता है, आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब ये होता है कि भाई आपने चेक दिया है बंदे को और बंदे ने अभी तक पैसे खुद नहीं लिए, ठीक है, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पे कहते हैं चेक इज इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक, ठीक है। यहाँ पे अब क्लियरली चीजें समझ में नहीं आ रही।
यहाँ पे अगर ये होता ना कि हमने चेक बैंक को जमा कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक पैसे नहीं दिया हमें, जो कि हमने पिछली क्लास में, तो वो होता है अनक्लियर चेक। भाई आपने तो चेक दे दिया बैंक को लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, अभी तक पैसे नहीं दिया आपको, तो वो अनक्लियर होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब ये होता है कि हमने कस्टमर को पैसे, हमने चेक दे दिया और कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं लिए, तो वो आउटस्टैंडिंग होता है। मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन है वो अनक्लियर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसने क्लियर वर्डिंग नजर समझ नहीं आ रही। यहाँ पे कह रहा है चेक इशू कर दिया है हमने हमने मतलब किसी कस्टमर को दिया है, वो कस्टमर ने अभी तक पैसे नहीं लिए। ठीक है सर, तो अगर ये सीन है तो फिर आउटस्टैंडिंग चेक होगा, लेकिन अगर ये है कि भाई हमने चेक बैंक को पकड़ा दिया, बैंक ने पैसे नहीं दिए, तो वो फिर अनक्लियर चेक होता है। तो चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक। ठीक है सर, तो इसको आप जो है वो ठीक है, मैंने दोनों सिनेरियो बता दी। अब एग्जाम इसी तरीके से ही टेस्ट करेगा, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग की कंफ्यूजिंग हो रही है मुझे भी। ठीक है सर। अच्छा सर, फर्दर आके आते हैं, दिस इज मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। अब कौन सा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है, ये रिपीट हुआ है एमसीक्यूज आपका 2025 में एग्जामिनर ने पूछा था आपसे। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन सा होता है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस वो होता है जिसमें आप बनी बनाई चीजें लेते हो और बनी बनाई चीजें देते हो। ठीक है सर, तो वहां पे भी मेडिकल स्टोर की उसने एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी दोबारा उसने मेडिकल स्टोर की ही एग्जांपल दी है, तो रिपीट हो गया एमसीक्यूज। फिर कहता है दिस वन इज दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम। कौन सी इनकम है? अनअर्नड कमीशन, ये तो सर लाइबिलिटी होती है, कमाई ही नहीं हमने जब। कमीशन पेएबल, ये भी लाइबिलिटी है सर, किसी को पे करनी है अभी तक, पे लाइबिलिटी। कमीशन रिसीवेबल, ये तो सर एसिड है। तो सर कमीशन अर्नड, कमीशन कमा ली, तो कमीशन तो हमारी इनकम होती है। फिर क्या कहता है, ऑल द अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, किसका बैलेंस डेबिट नहीं होता? अब हम ये देखते हैं कि भाई किन किन का डेबिट बैलेंस होता है। तो ड्राइंग सर इसका तो डेबिट होता है, परचेजेस का भी डेबिट होता है सर, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का भी सर डेबिट होता है, ये डिटेल में मैंने समझाई हुई चीजें। तो सर लास्ट में हमारे पास बच गया परचेज रिटर्न, तो वो उसका क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। फिर सर नीचे आते हैं, कहता है 10 पे, परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड। अब परचेज जर्नल में हम क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल किसी टेस्ट किया है, सिर्फ क्रेडिट पे परचेजेस अगर करते हैं मर्चेंडाइजेस को, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट परचेजेस उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाली को रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ परचेजेस हो, मतलब मर्चेंडाइजेस आप परचेज कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, उधार पे, उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर कहता है कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर एग्जांपल ऑफ। प्रीपेड रेंट आपको पता है करंट एसिड होता है, और सप्लाईज में हमारे पास करंट एसिड होती है, कैश भी करंट, तो ये हमारे पास करंट एसिड आ गया। फिर नहीं जाते हैं, स्टेटमेंट शोज द कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कंपनी शोज कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंस और इनकम कहाँ पे आती है हमारे पास? इनकम स्टेटमेंट में आती है, तो ये आ गया। अलाउंस फॉर बेड डेट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एसिड, ये दोबारा देखे रिपीट हो गया एमसीक्यूज आपका। फिर कहता है इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एग्जांपल ऑफ, अब रिसीवेबल आ रहा है तो भाई वो तो आपका कॉन्ट्रा एसिड नहीं, गलत है, ये करंट एसिड है। ठीक है सर, रिसीवेबल है ना, तो रिसीवेबल कुछ भी हो वो आपका करंट एसिड होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट सर ये पिछली से पिछली क्लास में डिटेल में समझाया था, लाइबिलिटी होती है आपकी। फिर सर हमारे पास दो इक्वेशन, इसको देख लेते हैं बाद में। फिर यहाँ पे आते कहते हैं स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है सर, ये याद रखना भाई, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट बताती है, और इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है? इनकम स्टेटमेंट आपको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। ड्राइंग शोन ऑन बैलेंस शीट अंडर द हेड, ड्राइंग्स कहाँ पे हम शो करते हैं सर? हम इसको इक्विटी में शो करते हैं, इक्विटी में अगर ड्राइंग होती है तो उसको हम लेस करवा देते हैं। द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट इज, अब सेल्स का डिस्काउंट का क्या नेचर है? सेल्स का सर नेचर होता है एसिड, और सेल्स डिस्काउंट का, सॉरी, सेल्स का नेचर होता है रेवेन्यू, और सेल्स डिस्काउंट का नेचर होता है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, तो मतलब रेवेन्यू का ऑपोजिट। अच्छा सर, अब यहाँ पे सर आ जाते हैं हम इक्वेशंस पे थोड़ा सा। ठीक है सर, इस चीज को समझना, कहता है इफ प्रॉफिट इज जीरो, इसका मतलब इसने प्रॉफिट एंड लॉस वो पूछ लिया हमसे, इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन। तो रेवेन्यू इक्वेशन क्या कहती है? प्रॉफिट या लॉस बराबर होते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यही होता है सर। तो कहते हैं इफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज जीरो, कह रहा है प्रॉफिट जीरो है हमारे पास, एंड एक्सपेंसेस आर 10,000, रेवेन्यू में नहीं पता और एक्सपेंसेस हमारे पास है 10,000। तो कहता है मुझे बताओ रेवेन्यू कितने बिजनेस के? तो सर ये यहाँ पे लेस हो रहा है, ये यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 10,000 बराबर एक्स के, और ये एक्स हमारे पास क्या है? रेवेन्यू। तो 10,000 रुपये का हमारे पास रेवेन्यू है। फिर कहता है इफ एसिड
10,000 रुपए के एंड इक्विटीज और लाइबिलिटी बताओ। तो सर इसका क्या होता है भाई, एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है सर, एसेट्स है हमारे पास 10,000 के, इक्विटी है हमारे पास 2,500 की, और लाइबिलिटी हमें पता करनी, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, तो 10,000 प्लस, सॉरी ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 2,500 करेंगे तो ये 7,500 रुपया आपके पास जो है वो आ गया है। ठीक है सर, तो ये सर हमारे एमसीक्यूज थे आज के 2019 के, उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। बाकी ये कि पूरे कोर्सेज वगैरह सब चीज़ें मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो सब चीज़ें बनाई हैं वो सब भी अवेलेबल है। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।